this is your economics lecture with Mana Yadav, Commerce. In our last video, we have to discuss about the topic of features and problems of agriculture. कि एग्रीकल्चर की क्या क्या फीचर्स थे, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ रिफॉर्म्स रिलेटेड इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, जिनको हम एग्रेंस रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं, कॉल करते हैं जिनको रिफॉर्म्स. क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, उनको हम रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं. 3 टाइप के रिफॉर्म्स हैं आपके. फर्स्ट रिफॉर्म इज टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म्स, थर्ड वन इज द जनरल रिफॉर्म्स. So in this video we will discuss those 2 reforms, technical and institutional reforms. Institutional का another name land reforms है, ठीक है. So firstly हम discuss करते हैं technical reforms के बारे में कि technically क्या क्या change हुआ Indian agriculture में, ठीक है. So technical के अंदर सबसे पहले आता है कि use of HVY seeds, हाई क्वालिटी के जो सीड्स थे उनका यूज़ किया जाने लगा, ठीक है. देखो सबसे प्रॉब्लम तो क्या थी, हमारे पास गुड क्वालिटी के प्रॉब्लम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं थे. जब सीड्स ही गुड क्वालिटी के नहीं है तो फार्मर्स चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल सकती है जितनी वो चाहता है ना. तो सबसे पहला जो रिफॉर्म्स है वो हाई क्वालिटी के जो सीड्स थे वो प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, ताकि अच्छी क्वालिटी के सीड जब यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप इंक्रीज होगी ही होगी. ऑब्वियसली बात है, एक तो गुड क्वालिटी की चीज़ है और एक बैड क्वालिटी की है, मतलब कम गुड क्वालिटी की है. तो कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा? जो गुड क्वालिटी की है, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड लगा लो. लेकिन हम यहाँ सीड्स की बात कर रहे हैं, बीज की बात कर रहे हैं. तो 304 लाख क्विंटल जो सीड्स थे वो यूज़ किए गए थे अकॉर्डिंग टू द 2015 और 16. 2015 और 16 के अकॉर्डिंग, ठीक है. 2015 और 16 के डाटा की बात कर रहे हैं कि 15 और 16 के अंदर 304 लाख जो क्विंटल क्या थे सीड्स यूज़ किए गए थे, ठीक है. तो हाई क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए जाने लगे. देन आपको देखिएगा सेकेंड रिफॉर्म्स है कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स थे, जो खाद थे, ठीक है, वो केमिकल खाद हमारे पास नहीं थे. हमारे पास वही हमारे डोमेस्टिक फर्टिलाइजर्स थे, घरेलू खाद जिसको हम बोलते हैं, जो कि कैटल से बनता था, वही डालते थे लोग खेतों में. लेकिन उनसे खेतों में डालने से वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती थी उनको जो उनको चाहिए थी, ठीक है. केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम डाल देते हैं डोमेस्टिक फर्टिलाइजर्स के साथ साथ में, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. फसल बहुत ज़्यादा होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है. तो इन रिफॉर्म्स के अंदर ये जो फर्टिलाइजर्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उनका भी यूज़ किया जाने लगा. ये देखिए 2015-16 के डेटा के अकॉर्डिंग, 2015 और 16 के डेटा के अकॉर्डिंग 267.5 इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया गया, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल, 267.5 लाख फर्टिलाइजर्स इतना यूज़ किया गया, ठीक है. 15-16 डेटा के अकॉर्डिंग केमिकल, जो लोगों को अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी मिले, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिले, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है. थर्ड जो है वो देखिएगा कि साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है. साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो एक तरीके से प्रबंध, साइंटिफिक तरीके से प्रबंध करके खेती का काम करना, साइंटिफिक तरीके से, ठीक है. मतलब एक तरीके से किसी को क्या करना, गाइड करना कि आप लोग अभी इस टाइम पर ये फसल ग्रो कीजिएगा, इस टाइम पर ये ग्रो कीजिएगा, इस टाइम पर कटाई का बेटर टाइम है, इस टाइम पर बीज बोने का अच्छा बेटर टाइम है, इस टाइम पर इरिगेशन सिंचाई कीजिएगा ताकि आपकी फसल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है. मतलब एक प्रबंध के तरीके से, एक मैनेजमेंट के तरीके से अगर हम बात करें तो 23 यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस तरीके की आइडियाज़ फार्मर्स को देती हैं. 23 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर इंगेज थी जो
फार्मर्स को एक साइंटिफिक तरीके से खेती करने के सुझाव या सजेशन देती थी। ठीक है, चलिए कि इसमें अगर हम इंक्लूड करना भी चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि रोटेशन ऑफ क्रॉप की, क्रॉप का रोटेशन क्या होना चाहिए कि किस टाइम पर कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, किस टाइम पर कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए। ठीक है, इरिगेशन वाला भी कब पानी देना चाहिए हमें, ठीक है, कब सीड्स उगाने चाहिए। तो ये जो था कि और ये आता है इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, और जो यूनिवर्सिटीज़ थी 23 यूनिवर्सिटीज़ वो इन्हीं के अंदर इंगेज थी लोगों को सजेशन देने के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके से और एग्रीकल्चर का काम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास मशीनाइज मीन्स ऑफ कल्टिवेशन। मशीनाइज मीन्स ऑफ कल्टिवेशन का मतलब है कि जो हम खेती का जो काम करते थे वो किसके हेल्प से हो, मशीनों की हेल्प से हो, और ना कि मैन पावर, ना कि कैटल पावर को थोड़ा कम यूज़ करें बल्कि मशीनों का ज़्यादा उपयोग करें। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, उसने बहुत हेल्प की है मशीनाइज मीन्स कल्टिवेशन के अंदर कि मशीनों से खेती की जाए, है ना, जो भी हैवी इक्विपमेंट है खेतों में जो हम यूज़ करते हैं उन सब का यूज़ किया जाए। तो एक तरीके से एग्रो इंडस्ट्री है उन सब की हेल्प करती है। नेक्स्ट तो दिया गया है कि यूज़ ऑफ इंसेक्टाइज एंड प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप की सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए इंसेक्टाइज्ड कीटनाशक जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि फसलों को, क्रॉप को इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए जो कीटनाशक हम यूज़ करते हैं उनका भी यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फसलों में कीड़े लग जाते थे, इंसेक्ट लग जाते थे, वो फसल को ख़राब कर देते थे। जब फसल ख़राब हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कहाँ से होगा। ठीक है, तो इंसेक्टाइज भी यूज़ किए जाने लगे टू द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप के प्रोटेक्शन के। ये थे हमारे टेक्निकली, जो हमने टेक्निकली यूज़ किया। समझ में आ रही बात? क्या टेक्निकली रिफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल्स या फिर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, लैंड से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स। जो इंटरमीडिएटर्स थे, इंटरमीडिएटर्स कौन थे? स्टेट एंड टिलर्स, जो फार्मर्स थे। ठीक है, तो उनके बीच में इंटरमीडिएटर्स कौन थे? जमींदार। कौन थे? जमींदार, जमींदार वही थे इंटरमीडिएटर्स। ठीक है, स्टेट एंड टिलर्स के बीच में, टिलर्स ऑफ द शोल्स के बीच में, जो कि जो मिट्टी उसके ऊपर अनाज उगाते थे, फार्मर्स के बीच में, और स्टेट के बीच में जो इंटरमीडिएटर्स थे वो थे जमींदार। बहुत बड़ा कीड़ा था जमींदार। ठीक है, वो ना तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा होने देता था और ना ही फार्मर्स को फ़ायदा होने देता था। सारा का सारा मुनाफा ज़मींदार के पास में जाता था। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सबसे पहले तो टेक्निकल रिफॉर्म, ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर क्या किया हमने, इंटरमीडिएटर्स को हटा दिया गया बीच में से। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होने लगा टीलर्स का। ठीक है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होने लगा टीलर्स का और उसके साथ में स्टेट के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। तो एक तरीके से अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स को क्या किया जाए, क्या हटा दिया गया वहाँ से, मतलब ना के बराबर कर दिए गए। ठीक है भाई, जो जमीन, जो फार्मर्स खेती करते हैं ज़्यादातर उन्हीं को ही ओनरशिप देने की कोशिश की, उन्हीं को ही ओनरशिप देने की कोशिश की गई। और ज़मींदार जो कि सबसे बड़ा कीड़ा था, जो ना कि पुअर पर्सन को, फार्मर्स को ऊपर उभरने ही नहीं देता था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, कि बीच में जो इंटरमीडिएटर्स है वो रहे ही ना, डायरेक्ट मुनाफा फार्मर्स के पास में आए और डायरेक्ट स्टेट से और टीलर्स के बीच में कॉन्टैक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है रेगुलेशन ऑफ रेंट। जो रेंट लेते थे, मतलब देखो हर किसी फार्मर्स के पास तो उसकी खुद की लैंड नहीं थी, वो किसी और से लैंड लेकर के और फिर उसके ऊपर खेती का काम करते थे, बट उसके बदले में वो क्या देते थे, उनको रेंट देते थे। ठीक है, लेकिन एक तरीके से क्या था कि ब्रिटिश टाइम पर जो रेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था। इतना तो खेतों के अंदर प्रोडक्शन भी नहीं होता था, फसल भी नहीं होती थी, जितना कि रेंट उनको पे करना पड़ता था। एक तरीके जिनको लगान बोलते हैं वो पे करना पड़ता था। समझ में आ रही बात? किसानों के पास कुछ नहीं बचता था, वो सिर्फ काम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बचता था। ठीक है, तो एक तरीके से क्या गया,
रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को जो रेंट था, जो लगान था, वो क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। जितनी क्रॉप हुई है, मतलब जितनी फसल हुई है उस जमीन के टुकड़े पे, उसका 1/3 पार्ट रेंट फिक्स कर दिया गया। समझ में आ रही बात। जो पहले जो रेंट था वो जमींदार अपनी मनमर्जी का मांगते थे, ठीक है, लेकिन क्या किया जाने लगा कि जो रेंट था वो फिक्स कर दिया गया कि 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप, क्रॉप की 1/3 वैल्यू, जितना भी क्रॉप हुई है, जितनी भी फसल हुई है, उसकी 1/3 ही रेंट दिया जाएगा। फिक्स हो गया था, इससे ज़्यादा रेंट प्रोवाइड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है एक तरीके से चकबंदी, अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो, ठीक है। जो खेत थे उनका कंसोलिडेशन हो गया, चकबंदी होगी। दैट मीन्स क्या किया जाने लगा, जो स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग्स थे, जो छोटे छोटे बिखरे हुए खेत थे, उनको क्या किया कि एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। ऐसा नहीं कि वहाँ का खेत उठा करके वहाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। जिस बंदे के विलेज के चारों तरफ खेत थे, छोटे छोटे थे, उसको एक ही जगह पर जितने खेत था वो सब टुकड़े मिलाकर के एक ही जगह पर उसका खेत एस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस तरीके से 4 कॉर्नर में उसके छोटे छोटे टुकड़े थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहीं पर इतना ही टुकड़ा और बढ़ा दिया, इसी जगह पर इतना टुकड़ा और इसी जगह पर इतना टुकड़ा और, मतलब आप उसके पास जो लैंड थी वो कंसोलिडेशन, इसको हम बोलते हैं चकबंदी। कहने का मतलब है कि अगर इस एरिया में किसी अनदर किसान के थे तो उसकी ज़मीन लेकर उसको दे दी गई। इस तरीके से किसान की इस तरीके से इकट्ठा कर दिया गया, एक का यहाँ पर, एक का यहाँ पर। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे खेत होल्डिंग्स थे उनको क्या कर दिया गया कि किसानों को एक जगह पर दे दिया गया। भाई तो चारों तरफ गांव की घूमेगा, इससे अच्छा तो आपको इतना हिस्सा यहीं दे देते हैं, इतना हिस्सा हम यहीं दे देते हैं। यहाँ जिसका हिस्सा लिया था उसको किसी अनदर एरिया में इस तरीके से दे दिया होगा। समझ में आ रही है ना बात। ये था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। लोगों को बहुत राहत मिली थी इससे, ठीक है, क्योंकि उनका समय भी बच रहा था, काम भी आसानी से हो रहा था, ठीक है। तो और ये कब हुआ, 2024 के अकॉर्डिंग 2024 में 1633 लाख हेक्टेयर लैंड का कंसोलिडेशन हुआ था। कितना, 2004 की डाटा की बात करें हमें, 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग 1633 लाख हेक्टेयर लैंड का कंसोलिडेशन, मतलब चकबंदी का काम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, कहने का मतलब है यहाँ पर सबको इक्वली खेत दिए गए। नहीं, एक के पास तो अगर खेत है 30 और एक के पास है सिर्फ 1, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनको, इक्वली कि ठीक है, सब जितने भी इस गांव के अंदर का जितना भी एरिया है और उस एरिया के अंदर जितने भी खेत हैं वो हर किसान में इक्वली बांट दिए गए। और जो सरप्लस बचा, फिर भी अगर कुछ खेत बच गए तो जिनके थे एक्चुअल में, ठीक है, जिनसे वो जो उनके ऊपर खेती कर रहे थे उनको दे दिया गया। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, खेतों को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इक्वली तरीके से कोशिश की गई कि इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। उसके बाद में है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कोऑपरेशन के साथ फार्मिंग करना, मतलब मिलकर के काम करना। इसमें किसका फायदा था, जो छोटे छोटे डीलर्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, ठीक है। अब क्या था कि वो ये जो इक्विपमेंट थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड परचेज नहीं कर सकते थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो बड़े फार्मर्स के साथ मिलकर के, है ना, उसने काम करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर का। इससे उसको ये इक्विपमेंट खरीदने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इक्विपमेंट खरीदने में दिक्कत की साझेदारी की अगर हम बात करें कि साझेदारी में खेती करने लगे, भाई मिलकर के कोई एक ट्रैक्टर ले आए, सारे 6 और 7 किसान मिलकर के एक ट्रैक्टर ले आए और सारे अपना अपना खेती का काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। और 6 के 6 किसान अगर ट्रैक्टर लेकर के आते तो हर किसी के बस की बात नहीं थी कि हर कोई उस ट्रैक्टर की कॉस्ट को अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो एक तरीके से क्या था कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे वो सब मिलकर के खरीदने लगे और मिलकर के करके खेती का काम करने लगे, ठीक है। ये था हमारा कोऑपरेटिव। समझ में आ रही बात, ठीक है, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि टेक्निकली रिफॉर्म्स कौन से थे इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन से थे इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आई गई होंगी समझ में। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए